हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लूसेंट जीके का है और उसमें हम अर्थशास्त्र इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा इसका बेसिक क्लास होगा, क्योंकि पहला चैप्टर शुरू होने से पहले बेसिक पढ़ना होता है। तो पूरा लूसेंट का एक एक लाइन है, तो आप आखिरी तक बने रहें। इसमें कस्टमाइज भी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये क्या है? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियाँ कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। यानी अर्थव्यवस्था तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि वह किसी विशेष क्षेत्र या किसी देश से संबंध ना हो। यानी आप किस अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं? इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, किस अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पहले बताना होगा। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा: न्यून, मध्य तथा उच्च आय वाले विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4। जैसे कि यहाँ एक साइड में अर्थव्यवस्था का प्रकार है और दूसरी साइड में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। तो जो 4 प्रकार हैं उनमें से पहला नीची आय वाली, इनकी जो इनकम होती है वो 995 यूएस डॉलर्स या उससे कम होती है। कलर चेंज कर लेता हूँ। और जो दूसरी कैटेगरी है नीची मध्य आय वालों की, उनकी जो इनकम होती है 996 से 3895 यूएस डॉलर की होती है। तीसरी कैटेगरी उच्च मध्य आय वाली लोगों की होती है, जिनमें 3896 से लेकर 12055 यूएस डॉलर तक की होती है। और आखिर उच्च आय वाले लोगों की होती है, जिसमें जो इनकम होती है, सकल राष्ट्रीय आय जो होती है वो 12055 या उससे अधिक होती है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, जैसे कि विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। जो यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है वो 2018 का है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2024 के नॉमिनल जीडीपी के अनुसार। तो ये पहला क्रम है यूएस का, यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इनकी जो इनकम है ट्रिलियन डॉलर में वो 28.78 डॉलर है। दूसरे नंबर पर चीन है, इसकी जो इकोनॉमी है वो 18.53 ट्रिलियन डॉलर की है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है 4.59। चौथे नंबर पर जापान है 4.11 के साथ। पाँचवें नंबर पर भारत है 3.93 के साथ। और ये अब की बार जो है वो भारत चौथे स्थान पर आ चुका है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। इंग्लैंड है 3.49 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ये जो है डाटा वो 2024 का है। जो वर्तमान का डाटा है 2025 का, वो जब आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 7वां देश है फ्रांस, इसका जो है वो 3.13 है। ब्राज़ील का 2.33 है। इटली का 2.33। कनाडा का 2.24 ट्रिलियन डॉलर का है। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है कि एक देश के भीतर एक साल में पैदा हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। और ये जो होता है वो किसी एक देश के भीतर होता है, किसी एक क्षेत्र को लिया जाता है। न मान लीजिए भारत देश है अपना, तो इस भारत देश के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे देसी हो, उनके द्वारा जो एक साल में उत्पादित किया जाएगा
उसका जो आखिरी मूल्य होगा वही जोड़ा जाएगा जीडीपी में, ना कि अब मान लो कि हमारे देश के कुछ लोग बाहर हैं तो उनका भी वैल्यू नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि जो देश के भीतर है, चाहे वो विदेशी हो चाहे नागरिक हो, उनका मूल्य लिया जाएगा। आसान उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा देश है जिसका नाम है उदाहरणपुर। इस देश में सिर्फ 3 चीज़ें बनती हैं। वस्तु का नाम दिया गया है, जैसे कि पहला है गेहूँ, दूसरा है मोबाइल फ़ोन और तीसरा है बाल कटवाने की सेवा। तो एक साल में जो उत्पादन होता है, मान लो एक साल, यहाँ जो वर्ष लिया गया है वो 1 साल का है। जो गेहूँ का उत्पादन होता है वो 1000 किलो होता है और इसकी कीमत जो है वो 20 रुपये किलो है। तो कुल मूल्य कितना होगा? 20,000 रुपये होगा। इसी प्रकार जब हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, मान लो मोबाइल फ़ोन एक साल में 100 यूनिट बनता है और एक यूनिट की कीमत 5,000 है, तो कुल कीमत 5 लाख की होगी। इसी प्रकार जब बाल कटवाने की सेवा आप प्राप्त करते हैं, मान लीजिए कि 500 बार इन्होंने साल में बाल कटवाए या सेवाएं उत्पादन की और एक यूनिट का दाम जो है 100 रुपये है, तो इस तरीके से पूरा 50,000 होता है। तो हम आखिरी दाम लेते हैं, न कि बीच वाला। हम बीच वाला कभी नहीं लेते, हम फाइनल जो मूल्य होता है वही लेते हैं जीडीपी में। अब इन तीनों को जोड़ दें, 20,000 प्लस 5 लाख और प्लस 50,000, तो कुल टोटल जो वैल्यू होता है वो 5,70,000 का होता है। यानी उदाहरणपुर देश की जो जीडीपी है वो लगभग 5.7 लाख की है। नॉमिनल जीडीपी को हिंदी में सांकेतिक सरल घरेलू उत्पाद या मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी जो आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो परिभाषा पहले देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? नॉमिनल जीडीपी वह कुल मूल्य होता है जो किसी देश में एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष लिया जाता है, तो एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौजूदा बाजार मूल्यों किस पर, करंट मार्केट प्राइस पर आकलन करते हैं। इसमें मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर में बदलावों का कोई समायोजन नहीं किया जाता। उदाहरण के रूप में अगर 2024 में एक देश में 1000 यूनिट वस्तु बनी और हर वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, तो नॉमिनल जीडीपी 1000 गुणे 100 रुपये होगी, लगभग टोटल में 1 लाख रुपये वैल्यू आएगी। अगर इससे अगले साल की कीमत 120 रुपये हो गई, लेकिन उत्पादन वही रहा, मतलब उत्पादन वही रहा, 1000 यूनिट ही रही और दाम कितना हो गया? 120 रुपये हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी जो होगा वो होगा 1,20,000। इसमें जीडीपी जीडीपी बढ़ा दिख रहा है, लेकिन वस्तु की संख्या नहीं बढ़ी, केवल मूल्य बढ़ा है। और जब केवल मूल्य बढ़ा हो, वस्तु की जो उत्पादन यूनिट है वो ना बढ़ा हो, तो हम इसे नॉमिनल जीडीपी के रूप में समझ सकते हैं। यानी ये करंट प्राइस पर निकाला जाता है। करंट प्राइस पर ये ध्यान रखना है कि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर निकलता है, जैसे कि वर्तमान 2025 में जो दाम होगा उसी पर निकाला जाएगा। आईफोन का कीमत मान लीजिए कि 1,40,000 है, तो उस पर निकाला जाएगा, न कि पिछले साल या कोई बेस ईयर के हिसाब से नहीं निकाला जाएगा। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। तो किन आधार पर? निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई रोल प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती। यहाँ पर केवल बाजार ही सब कंट्रोल करता है, अधिकतर चीज़ें बाजार कंट्रोल करती हैं। नोट 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। तो इनकी पुस्तक आप याद करें, इनका नाम भी याद करें,
क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है राज्य व्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता की विरोध के स्वरूप हुआ था। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, यानी बाजार का रोल कम होता है या लगभग नहीं होता है। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नज़र आती है। पहला है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थी। तो अंतर आप देख लें, सोवियत संघ की एक अर्थव्यवस्था है राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, और दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो चीन की अर्थव्यवस्था है, जिसे साम्यवादी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो सामूहिक नियंत्रण की बात करती है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है वो सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। नोट: पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स, इनके जो डेट रहा है 1818 से लेकर 1883 तक, उन्होंने कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। जीडीपी पीपी, अभी हमने जीडीपी के बारे में भी पढ़ा और नॉमिनल जीडीपी के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पर जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद है। जो जीडीपी पीपीपी है वो सकल घरेलू उत्पाद ही है। देश को वित्तीय और सांख्यिकी संस्थानों से जीडीपी पीपीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है, जो बाजार या सरकारी आधिकारिक विनिमय दरों का उपयोग करके गणना करते हैं। पीपीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी की तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाम मात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी का उपयोग करने वालों की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विनिमय दरों का उपयोग करने के बजाय देश की स्थानीय वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रास्फीति दरों की सापेक्ष लागत को ध्यान में रखता है, जो प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर को विकृत कर सकता है। पीपीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है। तो सवाल भी बन सकता है कि पीपीपी का प्रयोग क्या मानव विकास सूचकांक में किया जाता है? तो आपको आंसर करना है हाँ। अब आपको इस पैराग्राफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि डायरेक्टली समझ में नहीं आई होगी। तो पहले हम इस साइड वाले फैक्ट को पढ़ लेते हैं। जैसे कि 2024 में प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी द्वारा दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 2024 के अनुसार है। इसमें पहला है चीन, यहाँ पर ट्रिलियन डॉलर में है। तो आप समझ जाइएगा कि हम चीन की जो अर्थव्यवस्था है पीपीपी के अनुसार वो 35.04 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरा है यूएसए 27.97, भारत है 14.26, जापान है 6.71, जर्मनी है 5.72, रूस है 5.23, इंडोनेशिया है 4.72, ब्राज़ील है 4.26, फ्रांस है 4.01, यूके है 3.98। तो आपको भारत का ध्यान रखना है कि पीपीपी के अनुसार 2024 में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और जो ये पैराग्राफ है उसको समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड में ऐड किया है। जीडीपी पीपीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद। मतलब यह देखना कि हर देश की मुद्रा में असल में कितनी खरीदने की ताकत है और उस आधार पर देश की अर्थव्यवस्था की तुलना करना होते हैं।
नाम मात्र जीडीपी और पीपीपी आधारित जीडीपी में क्या अंतर होता है? तो नाम मात्र जीडीपी जो होता है वो डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा के हिसाब से जीडीपी का गणना करती है, लेकिन जो जीडीपी पीपीपी है वो घरेलू बाजार की कीमतों और खर्च के हिसाब से जीडीपी की गणना करती है। यही अंतर पहला है। तो आप इस स्लाइड को इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा वो अधिकतर स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस स्लाइड में जो हम पढ़ रहे हैं वो उससे स्पष्ट हो जा रहा है। जो दूसरा है नाम मात्र जीडीपी में अंतर, वो है मुद्रा विनिमय दर पर निर्भर। यहाँ पर क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी में हम मुद्रा विनिमय दर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो जीडीपी पीपीपी है वो किस पर निर्भर करती है? स्थानीय वस्तुओं सेवाओं की कीमत पर निर्भर करती है, ना कि हमारे मुद्रा विनिमय दर पर। जैसे कि यूएस डॉलर घटा बढ़ा तो क्या जीडीपी पीपीपी में अंतर आएगा? तो ये सब देखना होता है। नॉमिनल जीडीपी पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, अगर डॉलर में उतार चढ़ाव होता है तो नाममात्र जीडीपी में प्रभाव तो पड़ेगा। वैसे भी जीडीपी में अंतर जो है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि स्थानीय वस्तुओं सेवाओं की कीमत पर निर्भर करता है, ना कि मुद्रा विनिमय दर पर निर्भर करता है। तीसरा जो अंतर है, नाममात्र जीडीपी की तुलना करते वक्त असल स्थिति नहीं दिखती, जो रियल वैल्यू है या जो रियल अवस्था है वो नहीं दिखती, लेकिन जो जीडीपी पीपीपी है उसमें तुलना ज़्यादा सही होती है और असल तस्वीर दिखती है। अब आसान उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि भारत में एक प्लेट खाना 100 रुपये में मिल रहा है। कहाँ? भारत में एक प्लेट खाना हमें कितने के? 100 रुपये की। अमेरिका में वही खाना $10 की मिल रही है। अमेरिका में कितने? $10 की मिल रही है मान लीजिए। और आप सोचिए, अगर आप दोनों की जीडीपी डॉलर में मापी जाए तो लगेगा कि अमेरिका बहुत अमीर है, लेकिन असल में भारत में वही चीज़ सस्ती है, यानी 100 रुपये की ज़्यादा कर सकती है। अब आप पता करें कि $1 की कीमत वर्तमान में क्या है। मान लीजिए 80 रुपये है, तो वहाँ कितने की अमेरिका में पड़ रही होगी? 800 रुपये की, क्योंकि 80 रुपये $1 की कीमत है, तो $10 की कीमत 800 हो जाएगी और भारत में 100 रुपये की हो जाएगी। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, यानी क्रय शक्ति क्षमता। उस आधार पर हम देखें तो भारत में सस्ती सामान है। पीपीपी यही ताकत मापता है कि हर देश की मुद्रा से कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। यानी भारत में हम 100 रुपये में एक प्लेट खरीद रहे हैं तो 8 प्लेट ऐसे और ख़रीद सकते हैं। जो हम अमेरिका में $10 देकर एक प्लेट खरीद रहे हैं, हम वही भारत में उतने ही दाम में 8 प्लेट खरीद सकते हैं। तो यही मापता है पीपीपी। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। किसके? राज्य अर्थव्यवस्था के। तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी मौजूद होते हैं, यानी सरकारी व निजी क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। तो अगर सवाल बनता है कि क्या भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो हाँ बिल्कुल भारत ने अपनाई है। नोट केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लांज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। केन्स ने क्या कहा? केन्स ने कहा कि पूंजीवादी को किस तरफ? समाजवादी की तरफ। और जबकि प्रोफेसर लांज ने कहा कि ऐसा नहीं, इसका उल्टा हो, यानी समाजवादी को किस तरफ? पूंजीवादी की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपको नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बगल में कोई शोर मचा रहा है तो आप पढ़ाई पर ध्यान दें। यहाँ पर मैंने कस्टमाइज लूसेंट की एक लाइन आप तक पहुँचाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये पहला चैप्टर था। बंद अर्थव्यवस्था
वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। अगर कोई पूछे बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो आप सीधा बताएं कि ना तो इसमें निर्यात होगा ना ही आयात होगा। अगला हमारा जो हेडिंग है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसे भी ध्यान से पढ़ना है। मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि इसमें है पहला प्राथमिक क्षेत्रक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। तो आप प्राथमिक क्षेत्रक में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग होगा। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है जैसे कि पहला कृषि है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, खनन है और उत्खनन है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक में जो श्रम जो मतलब लगे रहते हैं, श्रम करते हैं, उन्हें आप रेड कॉलर जॉब से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि भूमि पर हम फसलें उगाते हैं, तो यहाँ पर हम कृषि की बात कर रहे हैं। जल में हम मछलियाँ डालते हैं, तो हम मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ होता है। अगला है द्वितीयक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, किसके उत्पादों को, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। द्वितीयक भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक में शामिल है। भारत किस में है अभी, द्वितीयक भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पर कहने का मतलब जो सेंटेंस में कि इसमें क्या क्या शामिल होता है द्वितीयक क्षेत्र में, तो इसमें विनिर्माण होता है, विद्युत होता है, गैस, जल पूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं। निर्माण वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है। जो निर्माण होता है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेंटेंस में थोड़ा सा गलत हो चुका है। निर्माण वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, यानी कहने का मतलब है जो द्वितीयक क्षेत्रक होता है वो किससे संबंध होता है, विनिर्माण कार्यों से ही संबंधित होता है। इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेंटेंस सही है, आप एक बार देख लीजिएगा अगर देखना होगा, नहीं तो सही है सब। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। जो कुशल श्रमिक होंगे इसमें द्वितीय क्षेत्र में, उन्हें वाइट कॉलर जॉब के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, और जबकि जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं, जो जैसे कि मजदूर होते हैं, तो उन्हें हम ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला क्षेत्र है तृतीय क्षेत्रक का। इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्र में शामिल है। क्या क्या शामिल है, व्यापार है, होटल है, परिवहन है, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। वित्तीय, इसमें अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं। और तीसरे नंबर की जो बात कर रहा हूँ उसमें लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं भी शामिल हैं। तो तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो यहाँ पर इमेज लगा हुआ है लूसेंट का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान जीडीपी में कितना कितना है, जैसे कि बात करूँ 1950 और 1950-51 की, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो इनका योगदान था, तो प्राथमिक क्षेत्र में 55% था।
द्वितीय क्षेत्र में 15% था और तृतीय क्षेत्र में 30% था। ये 1950-51 की बात हो रही है। लेकिन 2021-22 की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 18.8% का योगदान, द्वितीय क्षेत्र में 28.2% और तृतीय क्षेत्र में 53%। ये 2021-22 का डाटा है। और जो 2022-23 का है, इसमें 17% प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में 30% और तृतीय क्षेत्र में 53% का योगदान जीडीपी में है। तो सबसे ज़्यादा किस में? सेवा क्षेत्र में है। यहाँ पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप तक वीडियो आते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें और ऐड किया जाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।